रसोई का बंटवारा। दिव्या और काजल दोनों देवरानी जिठानी अपनी सास कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो दोनों हमेशा किसी न किसी बात पर कविता से लड़ाई कर बैठती थी। दिव्या बहू, बहुत दिनों से मैंने आलू के पराठे नहीं खाए। चल, आज मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। मुंह में 4 दांत तो रहे नहीं और जुबान का चस्का देखो। अरे मम्मी जी, इस उम्र में आप सिर्फ नींबू पानी पिया करिए और थोड़ा बहुत सलाद खा लिया करिए, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये कैसी बात कर रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज है। तभी वहां पर काजल आ जाती है। क्या हुआ दिव्या, मम्मी जी ने किस बात पर मुंह फुला रखा है? कुछ नहीं दीदी, मम्मी जी का वही रोज का नाटक है। कहती हैं इन्हें आलू के पराठे खाने। मैं इन्हें समझा रही थी कि सादा सिंपल खाना खाया करिए, आलू के पराठे आप हजम नहीं कर पाओगे। बस मम्मी जी ने इसी बात पर मुंह फुला लिया। मम्मी जी, दिव्या बिल्कुल सही कहती हैं। अब आपको ज्यादा मसालेदार तेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए इस उम्र में। अच्छा, जब तुम दोनों को कोई चीज़ खानी होती है तो अपने लिए बनाकर खा लेती हो, और जब मेरी बारी आती हो तो मुझे ज्ञान देने लगती हो। बंद करो अपनी बकवास। मुझे इतना बताओ कि तुम में से कौन मेरे लिए आलू के पराठे बना रहा है? नहीं, मेरा तो टीवी सीरियल का टाइम हो गया है, मैं नहीं बनाने वाली। और हाँ, मैं भी तो नहीं बना सकती, मुझे अपनी सहेली की किटी पार्टी में जाना है। आप एक काम कीजिए, आपको आलू पराठे इतनी पसंद है ना, खुद रसोई घर में जाकर बना लीजिए। अरे मेरी फूटी किस्मत, दो बहुओं के होते हुए मुझे काम करना पड़ रहा है। खैर, अब जो नसीब में लिखा है उसे भोगना तो पड़ेगा ही। उसके बाद कविता रसोई घर में चली जाती है। इस तरह दोनों बहुएं अपनी सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन कविता रोते हुए घर आती है। हाय रे, मर गई मैं, अरे मेरी कमर। अरे काजल बहू, जल्दी आ, देख मेरी कमर में मोच आ गई है। तभी काजल के साथ साथ दिव्या भी वहां आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको चोट कैसे लग गई? सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी, पता नहीं किसी ने सीढ़ियों पर पानी गिरा रखा था, जिस वजह से मैं फिसल कर गिर गई। तुम दोनों मेरे लिए खाना बना दो, काढ़ा पीने से आराम मिल जाएगा। अरे मम्मी जी, जब देखो तब आप हमें रसोई घर में भेजने के लिए क्यों तैयार रहती हो? हाँ, आपकी जुबान ना बहुत चटोरी हो गई है मम्मी जी। जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। और वैसे भी घर में बैठा करिए ना, किसने आपको कहा था बाहर जाकर घूमिए? आज कमर तोड़वा ली, क्या पता कल आपका पैर टूट जाए। अरे जितना तुम दोनों जुबान चलाती हो ना, उतना ही हाथ चलाओ तो इस घर का भला हो जाए। अरे जाओ, जाकर मेरे लिए काढ़ा बना कर लाओ। तभी वहाँ अजय और विजय आ जाते हैं। अरे क्या हुआ माँ, अचानक तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अरे सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरा पैर फिसल गया बेटा, और मेरी कमर में मोच आ गई। तुम दोनों की पत्नियाँ मेरी एक बात नहीं मानती। मैंने उनसे कहा मेरे लिए काढ़ा बना दो तो दोनों मुझे भाषण सुनाने लग गए। देखो दिव्या, ये गलत बात है। जाओ, माँ के लिए काढ़ा बना कर लेकर आओ। हाँ, तुम भी रसोई घर में जाकर भाभी की मदद करो। अपने पतियों की बात सुनकर दोनों को मजबूरी में कविता के लिए काढ़ा बनाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कविता अपनी कुछ सहेलियों को लेकर घर आती है। उस दिन कविता का जन्मदिन था। सुनो, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को दावत देना चाहती थी। जाओ, तुम दोनों मिलकर बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना बना कर लाओ। बस बहुत हो गया, हम आपकी नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू हैं। अपने जैसे मुस्टंडी सहेलियों को लेकर आ गई। आप क्या चाहती है कि इतनी सारी औरतों का खाना हम दोनों बनाएं? ये सुनकर कविता की सहेलियों को बड़ी हैरानी होती है। नहीं बहू, हम खाना नहीं खाने वाले। तुम थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता चाय बना दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। मम्मी जी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपको अपना जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनाइए। हमारा जीना क्यों हराम करती हो? तुम दोनों की जुबान में लगाम है कि नहीं? आज कितने सालों के बाद मेरी सहेलियां घर आई है। इनसे तमीज से बात करने के बजाय तुम दोनों इनकी बेइज्जती कर रही हो। गलत बात है ये। तुम्हारे माता पिता ने तुम दोनों को यही सिखाया है। खबरदार मम्मी जी,
अगर आपने बीच में हमारे माता पिता को लाया तो ठीक नहीं होगा। हाँ दीदी, जब देखो तब ये हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। ये सोचकर आई थी कि अपनी सहेलियों के सामने बहुओं को काम करवा कर उन्हें नीचा दिखाएंगी, लेकिन हम भी ना किसी से कम नहीं है। आपकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पर। और इन सबको देखो, इतनी बात सुनने के बाद यहीं सोफे पर जम कर बैठी हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। बस बहुत हो गया कविता, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तेरी दोनों बहुएं मिलकर हमारी इतनी बेइज्जती कर रही है। कविता की तो किस्मत ही खराब है जो इसे इतनी बदतमीज़ बहुएं मिली हैं। सुन कविता, तू मेरे घर पर चलकर अपना जन्मदिन मना ले। इन दोनों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद सच में कविता अपनी सहेली के घर जाकर अपना जन्मदिन मना लेती है। जब कविता घर लौटती है तो उसके पास ढेर सारे तोहफे भी थे। ये सब देखकर दोनों बहुओं को बहुत जलन होती है। दीदी, इस बुढ़िया की वजह से तो रोज़ रोज़ हमें परेशानी होती है। ये चटोरी है, इसे जब देखो तब खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ें चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम रसोई का बंटवारा कर देते हैं। अरे वाह, ये बात तूने एकदम सही कही। चल, बुढ़िया को बुलाकर रसोई का बंटवारा कर ही देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज़रा ठहरो, हमारे पतियों को तो आने दो, सबके सामने हम बंटवारा करेंगे। फिर शाम को जब अजय और विजय घर आते हैं तो दोनों बहुएं जानबूझकर रोते हुए दुखी बनने का नाटक करने लगती है। मम्मी जी हमसे रोज़ ढेर सारा खाना बनवाती है। हाँ, और हम चाहे जितना भी अच्छा खाना बना ले, लेकिन इनकी इच्छा पूरी होती ही नहीं। इन्हें तो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान चाहिए। देखिए, अब ना हम इनकी सेवा और नहीं कर सकते। अरे आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। साफ साफ सुनना है ना तो सुनो, हम दोनों रसोई घर का बंटवारा करना चाहते हैं। आज से मम्मी जी अपना खाना अलग बनाएंगी और हम दोनों अपना खाना अलग। नहीं नहीं, ये गलत बात है। कल को लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों के बारे में सोच सोच कर ही तो हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। लोगों को जो कहना है कहते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहती थी कि मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ हमेशा मिलजुल कर रहे, लेकिन ये दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, कोई बात नहीं। अगर तुम दोनों रसोई घर का बंटवारा करना चाहती हो तो कर दो। मेरी जिंदगी के दिन बचे ही कितने हैं, काट लूंगी किसी तरह अपने दिन। अच्छा हुआ हमने बुढ़िया के साथ रसोई का बंटवारा कर लिया। अब उसकी छिक छिक से हमें तो आज़ादी मिल गई। हाँ, अब उसकी मनहूस आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिलेगी। जब देखो तब मुंह फाड़ के कहती रहती थी, बहू ये बना दे, बहू वो बना दे। फिर एक दिन, दिव्या, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से मुझे ऑमलेट बना कर दो। हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दिव्या रसोई घर में चली जाती है, लेकिन वहाँ काजल पहले से ही पराठे बना रही थी। अजय जी को ऑफिस जाना है, मुझे आमलेट बनाने दो ना, उसके बाद तुम पराठे बना लेना। अरे नहीं नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है। जब तक सारे पराठे नहीं बन जाते तब तक तुम इंतज़ार कर लो। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें पराठे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा ऑमलेट तो चुटकी बजाकर बन जाएगा। चलो हटो, मुझे ऑमलेट बनाने दो। मैंने एक बार कह दिया ना, जब तक मैं पराठे नहीं बना लूँगी मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। मेरी आदत है, मैं एक काम को एक ही बार में ख़त्म कर देती हूँ। मेरी भी आदत है, मैं किसी काम को पूरा करने के लिए कभी इंतज़ार नहीं करती। उसके बाद दिव्या काजल का आटा उठाकर नीचे फर्श पर रख देती है और फ्रिज से अंडे निकालकर ऑमलेट बनाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर काजल गुस्से से तिलमिला जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा आटा नीचे रखने की? जरा जुबान संभल कर बात कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर मैं तेरा वही हाल करूँगी जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। अरे बड़ी आई मुझे धमकाने वाली। अपनी कॉलेज में कराटे सीखा है मैंने, ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो दो हाथ मार के सारी बत्ती सी बाहर निकाल दूंगी। इस तरह देखते ही देखते दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अजय और विजय भी कोने में खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। लो, पहले ये दोनों माँ से लड़ा करती थी, अब बंटवारा करने के बाद भी इन दोनों को चैन नहीं मिला तो इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि अब हमें नाश्ता मिलेगा। चलो बाहर जाकर ही कुछ खा लेते हैं। उसके बाद दोनों भाई चुपचाप घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी देर लड़ने के बाद दिव्या और काजल मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इधर कविता अपने कमरे के पास खड़ी होकर सारा नज़ारा देख रही थी। कविता को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उसने अपनी बहुओं को समझाने की कोशिश की तो वो दोनों उसी के ऊपर बरस पड़ेगी।
इसलिए चुप रहने में ही उसने अपनी भलाई समझी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो दिव्या, आज मैंने अपने बॉस को घर पर खाने के लिए बुलाया है। ऐसा खाना बनाना कि मेरे बॉस खुश हो जाए, क्योंकि बॉस आज मेरा प्रमोशन करने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा लाजवाब खाना बनाऊंगी कि आपकी बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगी। दूसरी तरफ विजय काजल को कमरे में ले जाकर कहता है, सुनो काजल, आज शर्मा जी के साथ मेरी बहुत बड़ी डील होने वाली है, इसीलिए मैंने उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया है। बस तुम ऐसा खाना बना देना जिसे खाकर शर्मा जी खुशी खुशी मेरे साथ डील फाइनल कर ले। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। मेरा नाम काजल है, गड़बड़ तो मेरे आसपास भी नहीं भटकती। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह अपनी अपनी पत्नियों को समझाकर दोनों भाई बेफिक्र हो जाते हैं। इधर दिव्या और काजल दोनों एक साथ रसोई घर में खाना बनाने पहुंच जाती है। अरे तू क्या मुझ पर नजर रख रही थी? जैसे ही मैं रसोई घर में आई कि तू भी मेरे पीछे पीछे आ गई। देख, तेरे साथ बहस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आज ढेर सारा खाना बनाना है। चल हट यहाँ से। खाना तो मुझे भी बनाना है और सबसे पहले खाना मैं बनाऊंगी। बढ़िया ही खाना बनाने वाली, सीधी तरह से यहाँ से निकल जा वरना ठीक नहीं होगा। अब तक तो मैं सब्र करके रह गई, लेकिन अगर आज तूने मेरे काम में टांग अड़ाई ना तो फिर देख लेना। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही है? चुपचाप रसोई घर से बाहर निकल जा, वरना तेरी चोटी गैस के ऊपर जला दूंगी। तू मेरी चोटी जलाएगी? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। और वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर वहीं लड़ना शुरू कर देती हैं। दोनों की चीख पुकार सुनकर अजय और विजय वहां आ जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या है? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? इस तरह बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? चलो छोड़ो एक दूसरे को। ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है, मुझे धमकी दे रही थी देवर जी। इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। मैं खाना बनाए बिना कहीं नहीं जाने वाली, जो करना है कर ले। दोनों की बात सुनकर अजय और विजय अपना सिर पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों किसी तरह अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में चले जाते हैं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब देखो तुम काजल के साथ लड़ना शुरू कर देती हो। पहले तो तुम दोनों में खूब बनती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा काजल, अचानक तुम्हें दौरे पड़ने लगे हैं क्या? रसोई घर में जाकर ही तुम्हारे अंदर शैतान आ जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि शर्मा जी के साथ मेरी बड़ी डील है, कोई गड़बड़ मत करना। तुम भाभी की खाना बनाने के बाद भी तो खाना बना सकती थी। अच्छा जी, तो तुम मुझे इसके सामने झुकने के लिए कह रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे भाग्यवान, आखिर इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है ना। तुम्हारी डील हो या ना हो, लेकिन मैं उस दिव्या के सामने नहीं झुकने वाली, समझ गए? दूसरी तरफ दिव्या भी अजय को इसी तरह जली कटी सुनाने लगती है। अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर दोनों भाई अफसोस करते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। आज मेरे दोनों बेटों के लिए कितना बड़ा दिन है। आज उनकी तरक्की होने वाली है और ये दोनों नालायक खिसियानी बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देती हैं। इन्हें तो ज़रा भी अकल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। उसके बाद कविता रसोई घर में जाकर अजय और विजय की पसंद का ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर वो दोनों भाई को फ़ोन करके उन्हें घर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद अजय का बॉस और विजय के शर्मा जी भी आ जाते हैं। दोनों खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और खाने के साथ साथ दोनों भाइयों के काम की भी तारीफ करते हैं। इस तरह दोनों भाइयों का काम बन जाता है और वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। फिर उसी शाम दिव्या और काजल कविता के कमरे में जाकर उससे माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, आज हमें एहसास हो गया कि घर में बुजुर्गों का होना कितना ज़रूरी होता है। जी माँ जी, हमने तो अपनी नादानी में अपने पतियों का सारा काम बिगाड़ दिया था, लेकिन सही वक्त में आपने सब कुछ संभाल लिया। अब आज के बाद हम आपके साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगी। ये सुनकर कविता बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहुओं को गले लगा लेती है।